नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के बारे में, क्योंकि मैपिंग की जब बात आती है तो रिवर्स की बात करो, ग्लेशियर्स, लेक्स, माउंटेन्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ग्लेशियर्स तो वैसे भी देखा जाए तो हमारे देश में भाई नॉर्दर्न रीजन में देखने को मिल सकता है, हल्का फुल्का ईस्ट वाले एरिया में देखने को मिल सकता है। तो उन्हीं पे हम मोटी मोटी नजर डालेंगे। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि इस वीडियो में हम बेसिक जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो तो क्लियर करेंगे ही, उसके साथ में हमारा टारगेट रहेगा कि किस तरीके से यहां पर क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है, राइट, और कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है जिनको तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, राइट। तो पॉइंट यह है कि इस वीडियो में आप जब तक आप एंड तक पहुंचोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ही कम समय में मेरी कोशिश है कि आपको ये ग्लेशियर्स इजीली समझ में आ जाए। एक सीधी बात है, यहां पर रटने का देखो थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। एक यूपीएससी से रिलेटेड एक बड़ी गजब की मिथ है, शायद आप भी उसमें कहीं ना कहीं चल रहे होंगे कि भाई एक तरीके से तो रोट लर्निंग होती है, रट्टाफिकेशन जो लगाना होता है वो है, और दूसरी तरफ आपका हो जाता है कि आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। तो आपने दिमाग लगा रखा होगा कि भाई केवल कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। देखो, थोड़ा रटना भी पड़ता है, चीज ठीक है। कॉन्सेप्ट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्सेप्ट्स को सब्सटैंशिएट करने में रटना बहुत हेल्प कर देता है, पर कंप्लीटली रटने में रिलाई नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट आपका नंबर 1 पे आता है और रटना थोड़ा सा सेकेंडरी आ जाता है, क्योंकि जब तैयारी करते हैं तो 70-30 या 60-40 का रेशियो आप मान के चलो। 70% आपका कॉन्सेप्ट है, 30% रटना पड़ेगा। बट ये मत मानना कि 70% कॉन्सेप्ट आप वाला पोर्शन कवर है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से कुछ कर सकते हैं, बट चीजों को ये है, रटनी भी पड़ती हैं, तो मेमोराइज करो। और दूसरी बात है भाई, याद तो कुछ ना कुछ करेंगे ना, मेमोरी भी कोई चीज होती है, राइट। तो उन चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। ग्लेशियर्स में थोड़ा सा फैक्चुअल चीज है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, सो आप तैयार रहें, ठीक है। देखो, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इस सवाल का जवाब मैं तो दूंगा देखो बिल्कुल लास्ट में, है ना, और आप लोग अपने हिसाब से जवाब जरूर दोगे कमेंट बॉक्स में, समझ गए। वैसे आप लोगों का फीडबैक बहुत ही अच्छा आ रहा है, मुझे भी एनकरेजमेंट फील हो रहा है कि हाँ चलो ठीक है, अपन काम जो कर रहे हैं वो एटलीस्ट रिकॉग्नाइज हो रहा है और बच्चों की हेल्प, आई मीन एस्पिरेंट्स की हेल्प कर रहा है। ओके, सो द पॉइंट इज, फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ ग्लेशियर्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ रिवर दी हुई है। चलो जी, एक तरफ है बंदरपूंछ, यमुना, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस, ये 3 पेयर्स हैं। हाउ मैनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। क्या केवल एक ही मैच कर रहा है, या 2 मैच कर रहे हैं, या तीनों मैच कर रहे हैं, या एक भी मैच नहीं कर रहा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर मैं बिल्कुल लास्ट में दूंगा, तब तक आप अपना आंसर देके फ्री हो जाओ, राइट, और वीडियो को देखना स्टार्ट कर देना। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, अगेन वही ग्लेशियर्स, बस दूसरी तरफ आपके स्टेट है ना, कौन से राज्य में स्थित है। सतोबंत ग्लेशियर हिमाचल में है क्या, बाल्टोरो लद्दाख में है क्या, बारासिंगरी उत्तराखंड में है क्या। अब यहां पर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली मैच्ड हाईलाइट कर लेना भाई ऐसी चीजों को, है ना, ये बड़ी घुमाने वाली बात है। क्या केवल एक ही है, फर्स्ट वाला ही है जो इन पे मतलब इनकरेक्टली मैच्ड है, या बी है, या सी है, या डी है। भाई आंसर रेडी कर देना, ठीक है। अगेन वही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपना आंसर पहले कमेंट बॉक्स में देंगे, फिर उसके बाद में जब वीडियो कंप्लीट होगा तो आप उसको वेरीफाई कर लेंगे कि सही था कि गलत था। देखो जी, ग्लेशियर्स की अगर बात करें ना, तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा आइस का लबादा होता है जो कि एक साथ मूव करता है अंडर इट्स वेट। भाई सिंपल बात अगर देखें तो ग्लेशियर्स क्या है कि माउंटेनस कोर्स के अंदर हमें पता है कि हाइट ज्यादा होने की वजह से, ऑल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास या उससे कम होता है। तो ऐसे में वहां पर जो भी प्रेसिपिटेशन, दैट मींस जो भी वाटर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में वहां पर प्रेसिपिटेट करता है, तो वहां पर स्कोप ज्यादा रहता है सॉलिड फॉर्म का, जिसको हम बोल देते हैं स्नो। अब अगर वो स्नो वहां पर गिर रही है और जो सनलाइट ऊपर से आ रही है ना, सनलाइट भी तो आती है ना, आसमान बड़ा साफ रहता है पहाड़ियों में, आपको पता है। तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर जो सनलाइट आ रही है उसकी वजह से हीट क्रिएट हो रही है, तो उस गर्मी की वजह से कुछ तो पिघलता रहता है वो, है ना। और वहीं दूसरी तरफ वो जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो स्नोफॉल होता है, उसकी वजह से वहां पर डिपोजिशन होते जाते हैं और वो इकट्ठा होकर के एक बड़ा सा लबादा बनता है, जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं, जो कि मोर और लेस मूविंग होता है, चाहे वो कुछ सेंटीमीटर मूव करे या आप कह सकते हो कुछ मीटर्स में मूव करे एनुअली। सो द पॉइंट इज कि ये वो कंडीशन है जहां पर आपको
प्रेसिपिटेशन अच्छी खासी मिलेगी स्नोफॉल के फॉर्म में, राइट। और एब्लेशन दैट मींस सनराइज या सन हीट, सनराइज का मतलब सन हीट की वजह से उसका पिघलना भी कहीं ना कहीं कम है। भाई इकट्ठा तभी होगा ना जब इनकम ज्यादा होगी, खर्चा कम होगा। है आमदनी 2 रुपया, खर्चा 98, तब तो होगा आपके पास में स्टोरेज, सेविंग्स। ये सेविंग्स ही तो आइस का हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई। अब ये फ्लो कैसे करते हैं भाई? सीधी बात है, एकदम से बड़ा सा लबादा आइस का है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ऐसा तो है नहीं पानी की तरह एकदम से बह जाएगा। ये बहुत स्लो स्मूथ मैनर में मूव करता है और ये एक तरीके से माउंटेनस कोर्स में आपको दिखेगा कि यू शेप वैली क्रिएट करता है। और जब मूव करता है तो अपने साथ में हैवी वेट रहता है, इनका हैवी वेट रहता है, तो फिर उसके बाद में नीचे इरोजन भी करते रहते हैं। वो सारी देखो लैंड फॉर्म्स में हम डिफरेंटली पढ़ सकते हैं, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो टारगेट है, यहाँ पर हम डिफरेंट ग्लेशियर्स की मैपिंग की बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें। देखो आज के समय में क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुका है। इस रियलिटी का सबसे बड़ा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। अब ये ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से आप क्या देखते हो कि हिमालयन इकोसिस्टम या फिर कहें माउंटेनस इकोसिस्टम है या पोलर इकोसिस्टम है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। इसके अलावा सी लेवल है वो राइज हो रहा है। भाई समंदर में नदियों के थ्रू पिघला हुआ पानी जाकर के और ऑटोमेटिकली सी लेवल राइज करेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक सेंसिटिव इंडिकेटर हुआ कि नहीं, हमें एक तरीके से इंगित कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन के चलते ये प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं, ये प्रॉब्लम दिख रही हैं। इसके अलावा दुनिया में हम अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो ज्यादा भी नहीं तो उसका 10% सरफेस एरिया ये कवर करते हैं, राइट। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसको क्रायोस्फीयर भी बोलते हैं। रीजन बीइंग कि ये टेम्परेचर को बहुत लो रखते हैं और टेम्परेचर रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते हैं जब भी हम अर्थ के टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर सिस्टम की बात करें। अब अगर हम बात करें तो दुनिया में जितने भी ग्लेशियर्स हैं या जितना भी वाटर प्रेजेंट है उनका अगर हम कैलकुलेशन करें ना मोटी मोटी, तो आपको ओशियन और इनलैंड सीज है ना, उनके अंदर जितना दुनिया का पानी है उसका 97.2% है, अर्थ की बात कर रहे हैं। और 2.1% आपका ग्लेशियर्स में है जो कि मोर और लेस स्नो या आइस फॉर्म में है। अब आप खुद सोचो कि आइस जो है वो टेम्परेचर को कितना ज्यादा रेगुलेट करके रखती है। अब वैसे लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पिघल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज कर रहा है पूरा इकोसिस्टम को। ग्लेशियर के फॉर्मेशन की कुछ इंपॉर्टेंट 2 कंडीशन है, ये आपको ध्यान रख लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट कि एक तो ग्लेशियर वहां पर डिपॉजिट होंगे, वहां पर डेवलप होंगे जहां पर फ्रीजिंग टेम्परेचर से कम या फ्रीजिंग टेम्परेचर के आसपास में टेम्परेचर मेंटेन्ड हो, नहीं तो पिघल जाएगा। भाई सीधी बात है। राजस्थान में बर्फ क्यों नहीं इकट्ठा हो रही? क्योंकि एक तो ऊंचे पहाड़ नहीं है और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास में टेम्परेचर बहुत रेयर देखने को मिलता है। सर्दियों में एक्सट्रीम माउंट आबू चले जाओ या वेस्टर्न राजस्थान में चले जाओ, वहां पर थोड़ी बहुत रात को बर्फ जम जाती है जो भी है, पर स्नोफॉल अभी तक हुआ नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं फ्रीजिंग पॉइंट का एक एंगल ऐड होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब सर्दियां आए तो उस टाइम पर आपकी स्नो का अक्यूमुलेशन होना चाहिए, क्योंकि बर्फ गिर के ही वहां पर आइस क्रिएट करेगी, पूरा लबादा जो है स्नो का, आइस का, वो क्रिएट होगा, जिसको फिर हम देखते हैं कि वो अपनी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू मेंटेन रखता है, थोड़ा थोड़ा माइन्यूट माइन्यूट सा मूव करता रहता है, उसी को हम ग्लेशियर बोल दिया करते हैं। रिवर जिस तरीके से बहती है वो तो लिक्विड फॉर्म में है और ग्लेशियर्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड को तो देखो फ्लो होने में थोड़ा जोर आता ही है ना। अब हम देख लेते हैं कि और आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए क्या क्या है। देखो टेम्परेचर लगातार आप कह सकते हो कि पूरे जहां पर भी ये क्रायोस्फेरिक कंडीशन डेवलप हो रही है, क्रायो का मतलब होता है टेम्परेचर बिलो सब जीरो टेम्परेचर बोल दो, जीरो से नीचे का टेम्परेचर, राइट, जहां पर हमारा जो पानी है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो पॉइंट यहां पर ही आता है कि टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा, देखो कम तो चाहिए ही, पर इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो कंप्लीट लॉस कर दे, तभी तो इकट्ठा होगा ना। आमदनी आपकी 2 रुपए, खर्चा आपका 25 पैसे या 50 पैसे या 1 रुपया होना चाहिए, तब आपकी सेविंग्स होगी। एग्जैक्टली वही है कि प्रेसिपिटेशन तो आपकी मेंटेन रहे बट उसका लॉस है ना वो मिनिमम हो, तब जाकर के वो अक्यूमुलेट होकर के ग्लेशियर बन जाते हैं। तो बेसिकली ग्लेशियर्स 2 तरीके के हो सकते हैं भैया। एक तो होता है माउंटेन ग्लेशियर, एक होता है आपका कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। माउंटेन ग्लेशियर का मतलब हो गया पहाड़ी पे बना हुआ, तो नाम पड़ गया एल्पाइन ग्लेशियर। इसका मतलब वो पहाड़ों पर ज्यादा ऊंचाई पर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट, धीरे धीरे टेम्परेचर है वो ड्रॉप करता चला जाता है। पता ना आपको ये चीज, राइट।
हम हाइट में जैसे ट्रोपोस्फेयर हमारा क्षोभ मंडल, उसमें ऊपर जाता है टेम्परेचर ड्रॉप करता है। सिमिलरली कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स भी हम देख सकते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स क्या है, जो कि अर्थ के पोलर रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे, नॉर्थ या साउथ पोल पे। अब नॉर्थ वाले रीजन में आपको मेजर या बड़ा जो लैंडमास दिखेगा वो क्या है, जहां पर आपको बहुत सारा आइस मिलेगा, वो मेजर है ग्रीनलैंड या फिर थोड़ा साइबेरिया का टॉप ले लो। बाकी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न पोल की बात करें तो वो तो मोर और लेस क्या है, आर्कटिक ओशन। वहीं पर आपका साउथ वाला जो है वो एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका खुद कॉन्टिनेंट है। तो आप क्या देखते हो कि एंटार्क्टिका वाले रीजन में जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है ना, जो जमीन पर मिलता है ग्लेशियर, उसका 91% तो एंटार्क्टिका में है, 8% ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अंटार्क्टिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न पोल के पास, राइट। अंटार्क्टिका बिल्कुल एग्जैक्ट आपका पोल पे मिलेगा, साउथ वाले पे, ये आपको पता ही है। और मूवमेंट का डिफरेंस आप देखो, मूवमेंट का डिफरेंस ये है कि माउंटेनस रीजन में अगर ग्लेशियर है तो वो मूव करेगा अप टू डाउन, है ना, डाउनवर्ड मूव करेगा। वहीं पर कॉन्टिनेंटल रीजन या कोई जमीन पे ग्लेशियर डेवलप हो रखा है पोलर रीजन में, उसकी टेंडेंसी रहेगी मूव करेगा वो अपनी सेंट्रल पोजीशन से साइड की तरफ, है ना, आउटवर्ड मूव करेगा, राइट। ये ध्यान रख लेना। अगर हम अल्पाइन ग्लेशियर्स की बात करें तो हिमालय के पास में ग्लेशियर्स बहुत है, वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स है, 15,000 के लगभग ग्लेशियर्स हैं इनके पास में, राइट। इसके अलावा जहां पर ग्लेशियर या जहां पर स्नो डेवलप हो जाती है उसे आप स्नो लाइन बोल दिया करते हैं। अब आप यहां पर आप देखिए ध्यान से कि जब हाइट ज्यादा है माउंटेन्स की, तो वहां पर आप जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको वेजिटेशन भी चेंज मिलेगा। जैसे हिमालय में आपको पता है ना कि जो कहते हैं ना कि फुट हिल्स हैं, पहाड़ियों का बिल्कुल तलहटी है, वहां पर आपको अलग वेजिटेशन मिलेगी, ऊपर जाओगे थोड़ा और वेरिएशन आएगा, और फिर उससे ऊपर चले जाओगे तो आपको टुंड्रा टैगा वो सारी क्लाइमेट में मिल जाएगी। इसका मतलब वो क्लाइमेट जो कि आपको पोलर रीजन में मिलती है वो हिमालयाज में ऊपर चढ़ते टाइम पे मिलती है। तो ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन, ऐसी पर्टिकुलर लाइन, जिस एक वर्चुअल लाइन जिसके ऊपर आपको स्नो या फिर आइस परमानेंटली मिल जाती है, उसको ही आप स्नो लाइन बोल दिया करते हो। अब ये डिपेंड किस पे करता है, स्नो और ये आइस लाइन जिसको हम बोल रहे हैं, ये एक तो डिपेंड करता है कि आपका लैटिट्यूड क्या है, दैट मींस आप इक्वेटर से कितना दूर हो, क्योंकि इक्वेटर पे आपको पता है पूरे साल आपकी बरसा क्या बोलते हैं, पूरे साल गर्मी रहती है। दूसरा, कितना ज्यादा वहां पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, दैट मींस स्नोफॉल कितना हो रहा है, और लोकल टोपोग्राफी कैसी है, दैट मींस हाइट कितनी है, कम है, ज्यादा है पहाड़ की, है ना, लोकेशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है उसका, साउथ फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट, एक तो पहाड़ की ये डायरेक्शन हो सकती है, एक ये हो सकती है, या इसके बीच में कहीं हो सकती है। ये सारी चीजें मिलकर के डिसाइड करती हैं कि किसी भी पहाड़ की स्नो लाइन कहां होगी, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की लोकेशन के बारे में। देखो सबसे पहले तो हम हमारी जो आज के टाइम पे पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है हमारे देश की, तो उसके हिसाब से ये लद्दाख चला गया, ये आपका जे एंड के चला गया, राइट। तो जे एंड के अंदर इस टाइम पर एक्चुअल में देखा जाए तो आपके ग्लेशियर्स आपको नहीं दिखेंगे, है ना। वहां पर मेजर जो ग्लेशियर्स की पोजीशन की हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रांस हिमालयन रीजन में है, जो कि लद्दाख वाले एरिया में आ गया, और वो है आपकी काराकोरम रेंज। ये जो रेड लाइन से मैंने आपको बता रखा है, दैट इज काराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालय, जो हिमालय से भी पहले से प्रेजेंट थे, राइट। तो अब आप देख लो कि कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं। हम यहां पर चलेंगे ईस्ट टू वेस्टवर्ड, ओके। देखो सबसे पहले रीमो ग्लेशियर, सेकंड आपका आ गया सासाइनी ग्लेशियर, थर्ड आपका आ जाता है सियाचिन। सियाचिन के बिल्कुल पास में ही केटू है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर भी बोल दिया जाता है, काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट के बाद में वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, राइट। पर हिमालयन रीजन की बात करें तो हिमालयन रीजन में हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ गई, माउंट एवरेस्ट नेपाल में चली जाती है ना। तो हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी हिमालयन रेंज की बात करें तो केटू नहीं जाएगी, केटू ये काराकोरम रेंज की है ना। और हमारे देश की बात करें तो वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है, जो ऑलरेडी हम बात भी कर चुके हैं, आगे भी और बहुत बार करेंगे इसके बारे में बातचीत, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट आप जाओगे तो ट्रेंगो ग्लेशियर आ जाता है, फिर आप जाओगे तो बाल्टोरो, बाल्टोरो के पास में साल्टोरो भी एक छोटा ग्लेशियर है। इसके अलावा स्कमिर भी है, स्कमिर के साउथ में बाइफो ग्लेशियर भी है। इसके अलावा एक हिस्पार ग्लेशियर भी है, उसके थोड़ा सा साउथ में चोंगलुंगमा भी ग्लेशियर है। और वेस्टर्न मोस्ट ग्लेशियर्स में से एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, दैट इज बाटूरा।
तो ये ग्लेशियर सारे आपके मोर और लेस लद्दाख वाले एरिया में लोकेटेड है। तो इनका नाम आपको एज इट इज याद रख लेना है, कोड बना लो अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है। डायरेक्शन आपको ध्यान रख लेनी है ईस्ट टू वेस्ट, फिर उसके बाद में आप सेटल कर सकते हो, राइट। इसके अलावा फिर ग्लेशियर्स की बात है तो हम पहुंचते हैं हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर्स हैं वो बेसिकली जो लेसर हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज है, जिनका जम्मू कश्मीर में नाम तो है पीर पंजाल, है ना, और उसी का एक्सटेंशन हिमाचल प्रदेश में चला जाता है तो वहां पर उसका नाम भी हिमाचल पड़ जाता है, ठीक है। पीर पंजाल का ही एक्सटेंशन है हिमाचल और उसी हिमाचल के नाम पर हिमाचल प्रदेश नाम रख दिया। ये लेसर हिमालय है, राइट। इसमें कौन कौन से ग्लेशियर्स आते हैं? एक तो आपका आ गया बारह सिंगरी, एक आपका छोटा सिंगरी, सिगरी, बारह सिगरी, छोटा सिगरी और सोना पानी, ये तीन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, और एक है आपका सुत्री ढाका, बारह सिगरी, छोटा सिगरी और सोना पानी, ये चारों के चारों आपके हिमाचल में लोकेटेड है। और ये मेजरली कन्फाइंड कहां पर कर रहे हैं भाई? ये आपके यहां पे जो आपका लेसर हिमालय है जिसको पीर पंजाल बोल देते हैं जम्मू कश्मीर में, उसी का एक्सटेंशन हिमाचल बोल दिया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर और है सुत्री ढाका, ये बेसिकली हिमाचल और लद्दाख बॉर्डर के आसपास में लोकेटेड है, राइट। चलो फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो भी ग्लेशियर्स है ना वो आपको मेजरली हाई हिमालयाज दैट मींस ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलेंगे। हिमालयाज की तीन रेंजेस है ना, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक जिसको आउटर हिमालय भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल प्रोनाउंस्ड अच्छे से दिखती हैं वेस्टर्न अगर पोर्शन की बात करें, वेस्टर्न का मतलब अगर हिमालयाज की बात करें तो आपको इस तरीके से एक्सटेंशन मिलेगा। तो वेस्टर्न रीजन में तो एकदम बढ़िया से दिखता है कि हाँ भाई ये ग्रेटर है, ये लेसर है, ये शिवालिक है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में जाते जाते मोर और लेस ये मर्ज हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम अभी वेस्टर्न रीजन की बात करें तो यहां पर आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड के कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं जो कि हाई हिमालयाज या फिर ग्रेटर हिमालय में लोकेटेड है। देखो जी, एक तो गंगोत्री, कैसे भूल सकते हो आप इसको, एक आपका इसके अलावा सतोपत ग्लेशियर, इसके अलावा बंदरपूछ यमुनोत्री वाला, ठीक है, बंदरपूछ यमुनोत्री, राइट। और फिर केदार भामक ग्लेशियर। ये मोर और लेस आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये सारे ग्लेशियर्स वो हैं जहां पर आपके चार छोटे धाम आसपास में लोकेटेड है, राइट। जैसे सतोपत ग्लेशियर की बात करें ना तो यहां पर आपको बद्रीनाथ मिल जाएगा, गंगोत्री की जगह गंगोत्री मिल जाएगा, केदारनाथ जहां पर है वहां पर आपको केदार भामक ग्लेशियर मिल जाएगा और बंदरपूछ वाला यमुनोत्री वाला है ही। तो इस तरीके से चार धाम वाला आ गया कि नहीं, सीधा सीधा, ये ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और आगे हम ईस्टवर्ड मूव करेंगे तो उत्तराखंड का कुमाऊं और गढ़वाल रीजन है वो आ जाएगा। वहां की जो चोटियां हैं उनकी बात करें तो आप देखोगे मिलाम, पिंडारी, इसके अलावा आप नोटिस करेंगे यहां पर काफनी ग्लेशियर और धोकराइनी ग्लेशियर, ये चार इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। तो टोटल 8 यहां पर हो गए, 4 यहां पर हो गए इंपॉर्टेंट, काउंटिंग भी करके आप अपने हिसाब से मेमोराइज कर सकते हैं चीजों को। इसके अलावा और ज्यादा ईस्ट में जाएंगे तब आपका आ जाता है सिक्किम, और सिक्किम वाले एरिया की बात की जाए तो वहां पर दो मेजर ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक तो कंचनजंगा और उसी के पास में जेमू ग्लेशियर, राइट। उसके अलावा जोंगशांग और साउथ लोनाक वाला रीजन भी कहीं ना कहीं ग्लेशियर के तौर पे कंसिडर होता है। तो मेजर तो आपको ये दो तो ध्यान रख लेने हैं, जेमू और कंचनजंगा, बाकी और भी हैं दो और मैंने एक्स्ट्रा नाम आपको बता दिए हैं। उत्तराखंड में जो कुमाऊं गढ़वाल रीजन है वहां पर आपको कई और ग्लेशियर्स मिलेंगे, जैसे कि काफनी वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा कालाबलान, म्योला, नामिक, पंचुली, रलाम, सोना, सुंदरडुंगा, दोकराइनी, चोरबारी, ये कई और ग्लेशियर्स हैं। इनको आप 2-4 बार मेमोराइज करेंगे, 2-4 बार नजरों से निकालेंगे, याद हो जाएगा कि हाँ यार ये ग्लेशियर तो यहाँ है। भाई सीधी बात है, या तो लद्दाख में आपको ग्लेशियर ज्यादा मिल रहे हैं, उत्तराखंड में मिल रहे हैं, राइट। तो ऐसे में आपको हिमाचल वाले तो याद कर लेने हैं चारों के चारों। फिर रही बात लद्दाख वाली, तो लद्दाख वाले बड़े यूनिक से नेम है ना, एकदम डिफरेंट नेम्स हैं, तो ये आपके दिमाग में आराम से सेट हो जाएंगे। उसके अलावा फिर आप सिक्किम वाले याद रख लो, बच गए फिर वो सारे के सारे मोटे मोटे सारे उत्तराखंड में चले जाएंगे। ऐसे आप थोड़ा सा अपने हिसाब से इक्वेशन को सेट करके चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपके लिए आता है कि ज्यादातर ग्लेशियर्स का डेवलपमेंट हमारे देश में अगर देखें
तो वो आपको काराकोरम में मिलेगा। वो बात अलग है कि काराकोरम का बहुत बड़ा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम के ऊपर किसके हाथ में लगा हुआ है? पाकिस्तान के। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये अपने आप में बहुत ऊंचाई पे लगा हुआ है और इससे नुब्रा रिवर है ना, उसका ओरिजिन होता है और इसको पोलर और सब पोलर रीजन में सेकंड लार्जेस्ट मतलब ग्लेशियर के तौर पे कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब पोलर सब पोलर का मतलब पोलर रीजन में तो देखो बर्फ रहती है, हमें डाउट ही नहीं है, बट हाई यू माउंटेन्स की बात करें ना तो वहां पर दूसरा सबसे ऊंचा ग्लेशियर आपको कौन सा दिखेगा? सियाचिन। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा, ऊंचा नहीं, सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा कौन सा है? फेडचेंको। ये पामीर, दैट मींस सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर आ जाता है फेडचेंको, राइट। इसके अलावा तीसरा लार्जेस्ट जो ग्लेशियर है वो है कॉन्टिनेंटल रीजन की, अल्पाइन रीजन की हम बात करें, माउंटेन्स की, है ना, वो है हिस्पार। तो फर्स्ट इज फेडचेंको, सेकंड सियाचिन, थर्ड हिस्पार। याद रख लेना, हिस्पार कहां गया? जहां से हुंजा रिवर ओरिजिनेट होती है, आपके गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में चला गया। ठीक है, इसके अलावा सोनापानी ग्लेशियर की बात करें तो ये कहां पर आया था? हिमाचल प्रदेश में, राइट। हिमाचल प्रदेश में वहां से चंद्रा वैली का ओरिजिन होता है। चंद्रा वैली किसकी ट्रिब्यूटरी है भाई? चंद्रा और भागा दोनों मिलकर के बनाती है चिनाब रिवर को। तो ये चिनाब रिवर का पार्ट हो गया और ये रीजन कौन सा आ गया आपका? लाहौल स्पीति वाला हिमाचल प्रदेश के एरिया। इसके अलावा गंगोत्री की बात करें तो कुमाऊं गढ़वाल रीजन में देखा जाए तो गंगोत्री सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड की बात अगर मोटी मोटी करी जाए तो, जहां से आपको पता है भागीरथी रिवर का ओरिजिन होता है, भागीरथी, जो कि अल्टीमेटली फिर बाद में देवप्रयाग में जाकर के और गंगा बन जाती है। ठीक है, फिर आ जाओ अब एक एक ग्लेशियर के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम थोड़ी बात डिस्कस कर लेते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गंगा भागीरथी रिवर का ये सोर्स भी है और आप देखोगे कि ये गढ़वाल रीजन में एक पर्टिकुलर नेम है उस पहाड़ी वाले एरिया का जहां पर ये लोकेटेड है, दैट इज चौखंबा रेंज। चार खंबा रेंज है ना, वैसे याद कर लेना। इसके अलावा गंगोत्री ग्लेशियर में ब्लैक कार्बन की प्रेजेंस लगातार इसको डैमेज कर रही है। अब ब्लैक कार्बन कैसे? भाई आपको पता है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान, यहां पर तूड़ी जलाई जाती है ना, तो उसकी वजह से वो एग्रीकल्चर रेजिडुअल बर्न्स की वजह से वो ब्लैक कार्बन वहां जाके डिपॉजिट हो रहा है। आपको पता है ना, स्नो होती है वो व्हाइट है, आइस है वो व्हाइट है, तो जो भी सनलाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। बट ये कार्बन ब्लैक कंटेंट अगर वहां पे ऐड हो जाएगा, तब आप सोचो कि किस तरीके से वो उस आने वाली सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वहां टेम्परेचर राइज करके उसको पिघलाने में काम कर देगा कि नहीं। दूसरा, उत्तराखंड वाले एरिया में बहुत फॉरेस्ट फायर्स लगती है ड्राई स्पेल के चलते हैं, सूखा पड़ने की वजह से, तो उसकी वजह से भी ब्लैक कार्बन जाकर के और फिर बाद में स्नो के साथ मिक्स होकर के डिपॉजिट हो रहा है गंगोत्री ग्लेशियर में, और ये इकोलॉजी के लिए बहुत खतरनाक चीज है। फिर आ जाओ सियाचिन ग्लेशियर, ये काराकोरम रेंज में लोकेटेड है और इससे नुब्रा रिवर है वो ओरिजिनेट होती है और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, वो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये डिस्प्यूटेड है, जैसा कि आपको पता है कि किस तरीके से वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड भी सियाचिन ग्लेशियर को ही माना जाता है, जहां पर दो आर्मीज परमानेंटली लोकेटेड है लड़ाई के लिए, राइट। ये हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर। हिस्पार की बात करें, थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर हो गया आपका काराकोरम रेंज में। इसके अलावा यहां से हुंजा रिवर है ना, उसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ना, आप कह सकते हो कि हुंजा रिवर का ओरिजिन यहां से, हुंजा को पानी की सप्लाई हिस्पार से ही होती है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कुनियोग लेक जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये भी एक छोटा ग्लेशियर है जो कि हिस्पार को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा बाइफू ग्लेशियर और हिस्पार ग्लेशियर का पूरा जो स्ट्रेच है उसको कंबाइन कर दो तो आप देखोगे 65 किलोमीटर का एरिया हो वहां पर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर एक और रिवर है, एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखी जाती है, दैट इज बराइदो वैली। बराइदो वैली बोल दिया जाता है इनको कंबाइंडली। इसको अगर हम मैप पे देखेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा। बराइदो वैली, बराइदो वैली का मतलब हो गया आपका ये है हिस्पार, ठीक है, और ये है आपका यहां पर मोटी मोटी बात करें बाइफो, ठीक है। इनको कंबाइन करोगे ना तो ये आपका रीजन बन जाता है आपका बाइदो वैली, ठीक है। ये ध्यान रख लेना है हमें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराइदो वैली, ओके। फिर आ जाओ बाइफो की बात करें। बाइफो की अगर बात करें तो ये हिस्पार और बाल्टोरो के बीच में लोकेटेड है, ठीक है जी। चलो, लोकेशन इस तरीके से भी याद रखनी पड़ेगी, आप लोगों को ध्यान रखें कि किसके बीच में कौन सा है, वही है सीक्वेंस एकदम प्रॉपर थोड़ी याद रही तो इजी रह जाएगा।
बारदो वैली तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, और ये 4th लार्जेस्ट ग्लेशियर है अगर हम काराकोरम रेंज की बात करें। फिर आ जाओ पिंडारी ग्लेशियर। देखो पिंडारी ग्लेशियर कहां पर गया? उत्तराखंड। पिंडर रिवर का ओरिजिन यहीं से तो होता है ना? ये नंदा देवी के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, और पिंडर रिवर फिर बाद में पता ही है आपको अलकनंदा की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। चलिए जेमू की बात कर लेते हैं। जेमू कंचनजंगा में, हमने देखा भी कि कंचनजंगा के बिल्कुल साउथ में लोकेटेड है, बिल्कुल पास में लोकेटेड है, और माना जाता है, या फिर ये बात कहें तो जो तीस्ता रिवर है ना, सिक्किम की लाइफ लाइन कही जाने वाली रिवर है ना, उसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स भी है। यहां से तीस्ता रिवर को कहते हैं ना कि बर्फ पिघल करके पानी की सप्लाई होती है। फिर आ जाओ बाल्टोरो की बात कर लेते हैं, बच गया हमारा काराकोरम का। ये सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल पास में लोकेटेड है वेस्ट में, और यहां से रिवर श्रृंगार है वो ओरिजिनेट होती है, जो कि इंडस की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के तौर पे देखा जाता है। दोस्तों पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए जो भी सेल्फ स्टडी पर रिलाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी सहायता के लिए, उनकी तैयारी को एक बूस्ट देने के लिए ये आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 अभी रन कराया जा रहा है। इनके डिफरेंट फेजेस हैं, जिनमें एक फेज ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड फेज आपका नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी डिटेल में आने वाले 2-4 सेकंड में आपको देने वाला हूं। देखो इसमें इंटीग्रेटेड आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जिनमें आप एमसीक्यूज की भी तैयारी करोगे, आंसर राइटिंग पर भी आपका पूरा फोकस रहेगा। एमसीक्यूज की बात करें तो 450 जीएस के, 4500 तो जीएस के क्वेश्चंस, और 700 से ज्यादा सी सेट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करेंगे, और 450 से ज्यादा आपके मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग हो जाएगी, इससे आपकी मेंस में हेल्प होगी। साथ ही साथ 30 से ज्यादा टॉपिक्स के लिए आपको ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। फर्स्ट फेज 20 अगस्त से 10 नवंबर है। सेकंड फेज इसकी बात करें तो 11 नवंबर से 25 जनवरी है। थर्ड फेज 1 फरवरी से 16 मार्च, और फोर्थ फेज 23 मार्च से 11 मई तक, और फिफ्थ फेज है वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। सो द पॉइंट इज कि इस प्रोग्राम पे आप आराम से रिलाई कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी बेसिस पर अपनी तैयारी को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो इस पे आप रिलाई कर सकते हैं। चलते हैं आगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ग्लेशियर्स को कवर किया, और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। देखो चलते हैं एक बार, 1 सेकेंड। ये लो जी, आ गए हमारे क्वेश्चंस। चलो अब बताओ इसका आंसर। बंदर पूंछ से यमुना ओरिजिनेट होती है? बिल्कुल होती है। सियाचिन से नुब्रा ओरिजिनेट होती है? बिल्कुल होती है। झेमू से मनस होती है? अभी क्या बताया था मैंने? तीस्ता। मनस तो असम में आती है, तो ये एक गलत हो गया। तो करेक्टली मैच्ड पेयर हमारे कितने हो गए? 2। आंसर इज बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लेशियरस सतोपंथ ये हिमाचल में है? नहीं, उत्तराखंड। बाल्टोरो लद्दाख में है? चल जाएगा। बालासिगरी, सिगरी नेम कहां पर आए थे? हिमाचल में, ना कि उत्तराखंड में। इनकरेक्टली मैच पूछे ना, अगेन वही 2, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा आपका? 1 and 3 आर इनकरेक्टली मैच्ड, आंसर इज डी। राइट। तो इस तरीके से इस वीडियो में 2 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो हमारे सॉल्व हो गए हैं, और नेक्स्ट कंटेंट के साथ में एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपनी तैयारी को बिल्कुल जोरों शोरों से तैयार कंटिन्यू करते जाइए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।